नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपनी जो रीड फ्री क्लासेज चल रही है तो ये रीड पात्रता के लिए चल रही है और इसमें मैं आपको बेसिक पढ़ा चुकी हूँ राजस्थान के बारे में। और आज हम राजस्थान की भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने जो सीमाओं वाला वो एक क्लास छोड़ दी है, क्योंकि मैं वो सीमाओं ढंग से क्लियर करके आपको फिर बताऊंगी। एक क्लास आपको और मिलेगी इससे पहले, तो मैं आपको फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सब कुछ क्लियर करके ही बताऊंगी, क्योंकि वो सीमाओं वाला मामला है। तो आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा करते हैं। ये देखो, ये सबसे बड़ा और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश। अवशेष की बात करें तो ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है और ये वैसे पूछे तो 33 सागर का अवशेष है। मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ और आपको इस स्लाइड में वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको घोट कर पी जाना, और आपको अब अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपकी रीड पात्रता की डेट घोषित हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम कब आएगी वो बताओ। मैंने बोला कि धैर्य रखो, सीईटी आ चुकी है, लग चुकी है, रीट आने वाली है, आने में ही है। कि नहीं मैम हमें भी पता है, हमें सही जवाब बताओ। तो मैं बोली बेटा सब्र रखो, आप अपने सिलेबस की तरफ ध्यान दो। ये मत पूछो विज्ञप्ति कब आएगी, ये बोलो कि हमने सिलेबस इतनी बार निकाल लिया। तो आगे आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसमें 12 ज़िले आते हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर, जोधपुर, पाली, नागौर। अब ये तो क्या है, आपको ऐसे कैसे याद करना है। ये कोई मैथ और कोई ग्रामर तो है नहीं कि आपको निकालनी पड़ेगी। आपको कंसेप्ट है, समझना, याद करना। क्षेत्रफल की बात करें तो 61% क्षेत्रफल रखता है। जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। और ये एग्जाम में पूछा गया भी है। ये मरुस्थल का 3/5 भाग राजस्थान में है और राजस्थान का क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। कुल थार का क्षेत्रफल पूछे तो 61.11% है, और वैसे वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कुल थार का। इसकी लंबाई की बात करें तो 440 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। भारत व पाकिस्तान में क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर है, 2,33,000। राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 किलोमीटर। जलवायु की बात करें तो शुष्क और अत्यधिक विषम पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली और बलुई मिट्टी इसमें पाई जाती है। फिर वर्षा की बात करें तो इसमें 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। स्थिति, अब देखो, आपका जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो आपके अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ बहुत कम वर्षा करता है ना। क्योंकि जो अरावली है ये इसकी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में आपका मरुस्थल आता है, इसलिए यहाँ जो अपने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मानसून है ना, बहुत कम वर्षा करता है। विशेषता क्या है, आप सब जानते हो भी, रेत की विशाल बालू का स्तूप, सबको पता है। इस प्रदेश में इयोसीन और प्लीस्टोसीन काल की प्रारंभ तक समुद्र था, जिसमें अवशेष विभिन्न चट्टानी समूह में था। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका। फिर है वर्तमान स्वरूप, घग्गर, सरस्वती व दरस्वती नदी ने दिया। वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, एकमात्र मौसमी नदी कांटली। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही चल रही है, तो आप इसको थोड़ा मैनेज करना। तो
ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो इस स्लाइड ये पूरी के इम्पोर्टेंट लगा लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपकी और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब देखो आप इसका विभाजन, यानी जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है इसका विभाजन 2 भागों में होता है। एक है पश्चिमी विशाल मरुस्थल के नाम से और दूसरा राजस्थान बांगर के नाम से। पश्चिमी विशाल मरुस्थल ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। इसके 3 उपभाग हैं पश्चिमी विशाल मरुस्थल के, 3 है, हम्मादा, रेंग और ईर्ग, 3 है। ये हम्मादा पथरीला मरुस्थल होता है, रेंग मिश्रित मरुस्थल होता है, ईर्ग रेतीला मरुस्थल होता है। यहाँ 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इसमें पश्चिमी विशाल मरुस्थल में 60%। अब देखो बालू का स्तूप कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखो पवन अनुवर्ती, ये बालू का स्तूप किस टाइप का होता है, यानी एक ही दिशा में बहने वाली वायु के कारण बनते हैं, यानी जो हवा एक ही दिशा में बहती है, जैसे पूर्व दिशा में बह रही है तो वो पूर्व में ही बह रहेगी, पश्चिम में बहेगी तो वो पश्चिम ही में बहेगी, दक्षिण में तो दक्षिण में, उत्तर में तो उत्तर में, है ना। एक ही दिशा में बहने वाली पवन के कारण पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप बनते हैं। फिर आपके बरखान, ये सर्वाधिक गतिशील और मरुस्थल के वास्तविक स्तूप होते हैं। फिर है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होते हैं पवन की दिशा के समकोण पर, यानी जो प्रचलित पवनें होती है उनके समकोण पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अनुदैर्ध्य प्रकार, ये पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले होते हैं, यानी समान अंतर पर बनते हैं पवन अनुदैर्ध्य। फिर है सीप, ये सीप विपरीत दिशा में बहने वाली। अब आपको ज़्यादा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम याद रखना है, पवन अनुवर्ती, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, सीप, है ना। तो ये है वायु के कारण, एक ही दिशा में बहने के कारण। वास्तविक स्तूप ये होते हैं समकोण पर, ये समानांतर पर और ये विपरीत दिशा में। आपको ऐसे याद करने, ज़्यादा लोड नहीं लेना है और इनको याद करना ही करना है, ये नहीं है कि हाँ ऐसे काम चल जाएगा। फिर है मरहू, यह है शब्दावली, यानी रेगिस्तान की शब्दावली है, आपको ये याद होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यह है मरहू बालू का स्तूप की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है उसे मरहो कहते हैं। फिर है दरियन, दरियन है जैसलमेर के स्थानांतरित बालू का स्तूप, जो स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे कहते हैं दरियन। फिर आपके धोरे, यानी रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले। अब इनमें देखो ये शब्दावली है और आपको याद करनी है बस, और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर है रेगिस्तान मार्च, इसमें है रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे खिसकना, यानी जो रेगिस्तान होता है वो धीरे धीरे आगे खिसकता, आज यहाँ दिखता है कल उधर आगे थोड़ा आगे दिखेगा, परसों और भी आगे, ऐसे आगे खिसकता है तो उसे रेगिस्तान मार्च कहते हैं। खड़ीन, उत्तरी जैसलमेर में बनी पलाया झीलें। फिर है बालशन, मरुस्थल का चट्टानों व पर्वतों से घिरा भाग, यानी जो मरुस्थल होता है तो वह चट्टान और पर्वतों से घिरा हुआ होता है तो उसे बालशन बोलते हैं। नाडी, नाडी दैनिक आवश्यकता के लिए गांव से बाहर बना छोटा तालाब, यानी व्यक्ति अपनी जो दैनिक आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए गांव से बाहर बना छोटा तालाब, जैसे नहाने धोने पानी पीने के लिए, तो उसे बोलते हैं नाडी। तल्ली, अब तल्ली क्या है, बालू का स्तूप के बीच की निम्न भूमि, है ना, जो बालू का स्तूप होते हैं और उनके जो बीच की जो निम्न भूमि होती है उसको तल्ली बोलते हैं। और वर्षा, उस तल्ली में वर्षा का जल भर जाता है तो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है तो उसे टाट या रन बोलते हैं, टाट या रन। अब देखो ये शब्दावली है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। इसमें जो क्षेत्रफल, तापमान, जिले, वर्षा,
कौन से वृक्ष, कौन सी फसलें, मिट्टी, ये नॉर्मल है, आपको सभी भौतिक प्रदेशों में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें शब्दावली आ जाती है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है ना। फिर अब प्रमुख रन देखो कौन कौन से हैं। अब कई बार ये नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये क्या है, रन है, ख्याल है या नाटक है, ये मतलब कि ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप अच्छे से याद है आपको होंगे तो आप फटाक से जवाब दे सकते हो, लेकिन याद नहीं होंगे आपको तो आप फिर अटक जाओगे, है ना। तो प्रमुख रन है लवा, कनौड़, बरमशर, भाकर, पोखरण, ये आपके जैसलमेर के हैं। बाप ये आपका जोधपुर में है, जोधपुर। और थोब ये आपका बाड़मेर में है, बाड़मेर, है ना। तो ये आपके प्रमुख रन है और ये आपको याद होने चाहिए। सर्प ये है सर्प एक पीऊना, यानी सर्प वैसे खाते हैं तो इंसान जिंदा नहीं रह पाता है, पता आपको। लेकिन ये पीऊना जो रेगिस्तान में सर्प पाया जाता है, ये इतना खतरनाक होता है कि खाने पर सर्प के काटने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन ये सर्प इतना खतरनाक है कि ये इसे फूंक मारने से ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, इतना खतरनाक सर्प बताया जाता है इसको। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है, ये भी आपके इसी भौतिक प्रदेश में आता है। अब देखो मैं आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ, मैं पूरा डिटेल से पढ़ा रही हूँ, है ना। अब एक ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी चाहिए, है ना। देखो आप शॉप पर जाना, आपको काफ़ी बुक्स मिलेगी, लेकिन आप वही बुक खरीदना जिसकी भाषा आपको समझ में आए, सरल लगे, अच्छी लगे और जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वही बुक आप परचेज करना। लेकिन जिस टॉपिक को, जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उस टॉपिक के नोट्स बनाओ, आराम से उसको 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से याद करो और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो आप। फिर आप अपना टेस्ट दो, मतलब कि आंसर को छिपा के कि मुझे कितना आ रहा है, ठीक है।